Welcome back 10th standard guys and my lovely student. Hope आप घर पे होंगे, सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे और वीडियोस देखकर स्टडी कर रहे होंगे। हमने पॉलिटिकल साइंस शुरू किया था, वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन वर्क करता है उसके बारे में जान रहे थे। लास्ट लेक्चर हमने राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट देखा था हमने 2005। आज की इस वीडियो में हम सोशल जस्टिस और इक्वालिटी के बारे में जानेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरह सोशल जस्टिस और इक्वालिटी का वर्किंग है। इफ आई टॉक अबाउट सोशल जस्टिस तो सामाजिक न्याय और एकता को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया गया है और कॉन्स्टिट्यूशन का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि सोशल जस्टिस हो। ओके, ह्यूमन बीइंग से पहले संविधान ना आए, सबसे पहले न्यायप्रिय संविधान होना चाहिए, वहां पे प्रॉपरली सोशल जस्टिस होना चाहिए और इक्वालिटी होना चाहिए। फिर इक्वालिटी इन द सेंस ऑफ वो अमीर हो, गरीब हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, या फिर वो पुरुष हो या स्त्री हो, वेदर दे आर मेल और फीमेल, कॉन्स्टिट्यूशन सबके लिए एक समान होना चाहिए। चलो विद दिस वर्ड लेट अस चेक आउट व्हाट इज फर्दर दे आर टॉकिंग अबाउट। ओके, सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी आर द इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन। ये तो हमने पहले ही अभी कुछ टाइम पहले डिस्कस किया कि सोशल जस्टिस और इक्वालिटी क्या है, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है हमारी किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन का। Constitution has given the guidance to establish a new society based on their two values. Okay, Constitution ने क्या गाइडेंस दिया है, गाइडलाइन ये दिया है कि सोसाइटी को एस्टैब्लिश करो, लेकिन वहां पर दो वैल्यूज को ध्यान में रखने की जरूरत है। ओके, वी आर फॉलोइंग द पाथ लीड डाउन बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन टू अचीव दिस गोल्स। और हम उसी रास्तों पे चलते हैं जो हमें संविधान ने बताया है, उसी रास्तों पे चलते हैं ताकि हम संवैधानिक एम को, जो कॉन्स्टिट्यूशनल एम है, ओके, उसे पूरा कर सके, संवैधानिक लक्ष्य को पूरा किया जा सके। टू एस्टैब्लिश सोशल जस्टिस इट इज रिमूव द सोशल कंडीशन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इनजस्टिस। इनजस्टिस के लिए जो भी चीजें रिस्पॉन्सिबल है, सोशल जस्टिस अगर पाना है तो इनजस्टिस को क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। ओके, और एक इंडिविजुअल की डिग्निटी ऐसी होनी चाहिए कि वो इक्वालिटी पे ज्यादा अप्रोच करे। आर यू गेटिंग? Let us see further what they are talking about. The principle of justice and equality aim to ending discrimination in the social status such as superior or inferior on the basis of caste, religious, language, gender, place of birth, race, property, and giving equality of opportunity for development of every individuals. हमने अभी डिस्कस किया था कुछ टाइम पहले कि क्या एम होता है, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन का मेन एम ही है देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन। फिर डिस्क्रिमिनेशन क्या, कोई भी भेदभाव ना हो। कहां पे ना हो, उनके सोशल स्टेटस पे, अमीर है या गरीब है, सुपीरियर है या इंफीरियर है, ओके, और कास्ट हो, रिलीजियस हो, उनकी भाषाएं हो, लैंग्वेज हो, उनका जेंडर हो, प्लेस ऑफ बर्थ हो, रेस हो, या फिर प्रॉपर्टी हो, किसी भी चीज में ओके इनइक्वालिटी नहीं होना चाहिए। हर जगह क्या अप्रोच होना चाहिए, इक्वालिटी का अप्रोच होना चाहिए और यही अपॉर्चुनिटी देता है। अगर ये सब चीजें प्रॉपर है, सब लोग अच्छा सोच रहे हैं, एक दूसरे के साथ चलने का अगर उन सब का ख्याल है, ओके, तो क्या होगा, हम डेवलपमेंट पे जाएंगे, हमारा कंट्री भी डेवलपमेंट करेगा। इंडिविजुअल पर्सन डेवलपमेंट करते हैं, उससे एक राज्य डेवलपमेंट करता है और ऐसे ऐसे छोटे छोटे राज्य जब डेवलपमेंट करते हैं एक देश डेवलप होता है और ऐसे ही जब देश डेवलप करता है तो पूरी दुनिया डेवलप्ड होती है। सो इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन द टर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। टू एस्टैब्लिश सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी एफर्ट टू बी मेड एट ऑल लेवल ऑफ द सोसाइटी। मैंने कहा एक जगह से नहीं होगा, गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, बस हम उस कॉन्स्टिट्यूशन को देखे, समझे, बस लीव आउट कर दिया, नॉट पॉसिबल। सबको क्या करना पड़ेगा, उस कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना पड़ेगा। सोशल जस्टिस और इक्वालिटी के साथ में कहां पे एफर्ट डालना पड़ेगा, जितनी भी सोसाइटीज है हर जगह ये एफर्ट डालना पड़ेगा। बट द गवर्नमेंट एफर्ट्स एंड पॉलिसीज ऑन दिस फ्रंट आर मोर इम्पोर्टेंट। ओके, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट का जो भी एफर्ट है, पॉलिसीज है, उसके ऊपर भी ध्यान दिया जाए। फॉर डेमोक्रेसी टू बी इंक्लूसिव एंड मस्ट ट्राई टू ब्रिंग ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ओके, जितनी भी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, ओके, सोसाइटी इन द टर्म ऑफ व्हाट, जैसे हमने पहले देखा, कास्ट हो, रिलीजियस हो, कल्चर हो, लैंग्वेज हो, चाहे जिस भी सोसाइटी के लोग हों, उन सब के ऊपर प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, सारे सोसाइटी की मेन स्ट्रीम पर इम्प्लीमेंट होना चाहिए। डेमोक्रेसी इज इन द फैक्ट अ प्रोसेस ऑफ accommodating different
सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। अब डेमोक्रेसी क्या करता है, अलग अलग सोसाइटी को एकोमोडेट कर देता है, यानी एक जगह लाकर जमा कर देता है। एकोमोडेशन यानी जमा करना होता है। ओके, डेमोक्रेसी हेल्प इन रिड्यूसिंग सोशल कॉन्फ्लिक्ट। डेमोक्रेसी क्या करता है, सोशल कॉन्फ्लिक्ट यानी मान लीजिए आसपास में कोई झगड़े हो गए किसी बात को लेकर, ओके, लैंड को लेकर, कास्ट को लेकर, कल्चर को लेकर, रिलीजियस को लेकर, भाषाओं को लेकर, अगर कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, ओके, मनमुटाव आता है, डेमोक्रेसी क्या करता है, उन सब चीजों को खत्म करता है। Are you getting? Let us take a review of effort made in India in the different direction. चलो आगे आने वाले पार्ट में हम क्या देखने वाले हैं, किस तरीके से इंडिया अपना एफर्ट डालती है, जो उनको प्रॉब्लम्स आती है उस प्रॉब्लम्स से फाइट करने के लिए वो अलग अलग डायरेक्शन में कैसे काम करते हैं, आने वाले पार्ट में हम वो देखने वाले हैं। ओके, फर्स्ट पार्ट दे मेड, ओके, व्हाट पॉलिसीज ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट। पहला तो उन्होंने रिजर्वेशन ऑफ द सीट बना दिया, यानी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोगों के लिए, कास्ट, कल्चर या फिर रिलीजियस हो, वुमेन हो, मेन हो, ओके, शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब्स हो, सबके लिए अलग अलग सीट्स बना दिया उन्होंने। आर यू गेटिंग? Policies of reservation of a seat is meant for those section of the society who have been deprived of opportunity for education and employment for a long period of time। यानी उनके लिए बनाया जाता है जो बहुत समय से उनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिलता, प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता, उनके लिए सीट्स को रिजर्वेशन किया जाता है। ओके, अकॉर्डिंगली इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड इन द गवर्नमेंट सर्विसेज सम सीट्स आर केप्ट रिजर्व्ड। ओके, अगर आप एजुकेशनल पार्ट देख लो, एजुकेशनल फील्ड देख लो, या फिर गवर्नमेंट का कोई जॉब देख लो, तो वहां पर भी इन लोगों के लिए सीट्स रिजर्व करके दिया जाता है। किसके लिए, वो कौन है, तो यहाँ पे वो बता रहे हैं फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइबल। शेड्यूल कास्ट आप समझ रहे होंगे, जो निचली जाति, निचले वर्ग के लोग होते हैं उन लोगों के लिए, और ट्राइबल्स यानी कौन होते हैं, आदिवासी। ओके, तो यानी निचली जाति वालों के लिए और आदिवासियों के लिए क्या होता है, अलग अलग सीट्स को रिजर्व किया जाता है। There is also a provision of reservation of the seat for other backward class। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइबल्स ही नहीं होते, उनके अलावा भी कुछ बैकवर्ड क्लास होते हैं, कुछ पिछड़ी प्रजाति के लोग होते हैं जिनके लिए भी रिजर्वेशन सीट रखी जाती है। ओके, लेट अस टॉक अनदर पार्ट, द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रोविजन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइबल्स तो आपको पता चल ही गया। एट्रोसिटीज यानी कुछ अत्याचारी लोग थे, उनके लिए कुछ प्रोविजंस और एक्ट्स बनाए गए हैं। लेट अस सी, दिस इज एन इंपॉर्टेंट एक्ट फॉर एस्टैब्लिशमेंट सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। सोशल जस्टिस और इक्वालिटी को न्यू बनाने के लिए, उसका निवाकरण करने के लिए, उसको एस्टैब्लिश करने के लिए शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स पे ज्यादा ध्यान दिया गया था। दिस एक्ट प्रिवेंट्स एनी इनजस्टिस अगेंस्ट पीपल्स। ओके, ऐसे लोग जिनके लिए इनजस्टिस होता था। अब आप बताइए ऐसे लोग कौन हो सकते हैं, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, जिनके ऊपर कोई अत्याचार किया जा रहा है, उसके लिए एक्ट बनाया गया है। ओके, जैसे हमने देखा शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, और उसके साथ में जो भी एट्रोसिटीज थे उनके लिए भी लायबल, यानी जो अत्याचारी थे, अगर वो कुछ गलत करते हैं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के साथ में, तो उनके लिए भी पनिशमेंट का प्रावधान बनाया गया। लेट अस टॉक अबाउट अनदर पार्ट, प्रोविजंस फॉर माइनॉरिटीज। माइनॉरिटीज यानी ऐसे लोग होते हैं जिनकी प्रजाति कम होती है, यानी जिस भी जगह पे वो रहेंगे बहुत कम रहते हैं। ओके, यहाँ पे क्या दिया है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव मेड सेवरल प्रोविजन फॉर अ प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी। माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करके रखने के लिए बहुत सारे प्रोविजंस हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं। द गवर्नमेंट हैज अडॉप्टेड सेवरल पॉलिसीज फॉर माइनॉरिटी to provide them all opportunity for education and employment। एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन को भी ध्यान में रखकर गवर्नमेंट ने अलग अलग नॉर्म्स, पॉलिसी, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हुए हैं। ओके, इससे मुझे एक स्टोरी याद आ रही है, अगर मैं आपको बताऊं तो क्या था, पारसीज जब पहली बार इंडिया में आना चाहते थे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिले। पंडित जवाहरलाल नेहरू से जब वो मिले और उन्होंने क्या पूछा, उन्होंने पूछा कि सर क्या हम यहाँ पर रह सकते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनिशियली तो मना कर दिया, लेकिन पारसीज के बहुत ज्यादा अप्रोच करने पे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि देखिए, प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास ऑलरेडी बहुत मल्टीपल लैंग्वेज है, मल्टीपल कास्ट है, मल्टीपल कल्चर है, यानी इंडिया कैसी है, मल्टीकल्चरल सोसाइटी है। ओके, यहाँ पे बहुत जाति प्रांति के लोग रहते हैं, उसमें एक जन को और ऐड करना थोड़ी मुश्किल हो जाएगी और आपकी तादाद भी कम रहेगी। लेकिन फिर भी पारसीज माने नहीं, बहुत ज्यादा अप्रोच किया। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूछा कि बताइए क्या ऐसा है कि मैं आपको यहाँ पर रखूं। पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने एक दूध का गिलास रखा हुआ था और पारसीज ने क्या किया, उसके अंदर
शक्कर लेके मिला दिया और पंडित जवाहरलाल नेहरू को पीने के लिए कहा कि आप पीजिए इसे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसे पिया, पूछा कैसा लगा, उन्होंने कहा मीठा लगा। पारसीज ने कहा कि हम भी इसी मिठास की तरह आपके देश में रहेंगे, ये दूध आपका देश है और उस देश का मिठास हमने शक्कर को बनाया, तो हम इस तरीके से आपके देश में रहेंगे, मिठास घोलते रहेंगे। तो हाँ, पारसीज ने किया भी वही। ओके, इनकी तादाद भी बहुत कम है और इन्होंने किया भी वही, मिठास से रहते हैं। कभी इनके लिए इनके वजह से कोई प्रॉब्लम या कोई शिकायत हमें नहीं सुनने मिलती। Let us see further what they are talking about. The Indian Constitution prohibits discrimination on the basis of caste, religious, race, language and other reasons. Okay? मान लीजिए अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी प्रॉब्लम होती है कास्ट, कल्चर, रिलीजियस को लेकर, किसी रीजन को लेकर, तो ये डिस्क्रिमिनेशन को सीधे प्रोहिबिट किया गया है। यानी क्या कर दिया गया, निषेध कर दिया गया है कि ये नहीं होना चाहिए, करने वालों को पनिशमेंट दिया जाता है। ओके, फर्दर दे आर टॉकिंग इन द माइनॉरिटी टैब. There is a comprehensive provisions for minorities, fundamental protection. Okay, उनके लिए भी अधिकार दिया गया है, फंडामेंटल प्रोटेक्शन यानी जन्मसिद्ध प्रोटेक्शन उनको भी मिला हुआ है। लेट अस सी क्या है, कौन से अधिकार है उनके पास भी। राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू फ्रीडम है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, अगर उनको कोई एक्सप्लॉइट करता है उसके खिलाफ भी वो लड़ सकते हैं। ओके, राइट टू कल्चर है और साथ में एजुकेशनल राइट्स भी उनको दिया गया है। अगर वो माइनॉरिटी में भी है तो भी, अगर इंडिया में है, दैट दे कैन डू द स्टडी वेल। ओके, कम ऑन, लेट अस टेक review of effort made in India in the direction of law relating to women and provisions for representation. Okay, वुमेन्स के रिलेटेड कौन से कानून बने हुए हैं और कैसे वो भी, उनके लिए भी कुछ प्रोविजंस बनाए गए हैं जिसमें वो भी क्या कर सकते हैं, दे कैन वर्क एज अ रिप्रेजेंटेशन। इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड एफर्ट वर मेड फॉर एम्पावरिंग द वुमेन। पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड से ही वुमेन्स के लिए अलग अलग प्रोविजंस बनाए जाने लगे ताकि वुमेन्स किस में आ जाए, एम्पावर में आ जाए। ओके, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द प्रॉब्लम ऑफ वुमेन, सेवरल पॉलिसीज हैव बीन adopted at national and international level to remove illiteracy among women and make available opportunity for their development. यानी वुमेन्स को डेवलप करने के लिए भी क्या दिया जाने लगा, उनको भी एजुकेशन दिया जाने लगा। और ये खाली इंडियन लेवल पे ही नहीं था, इवन नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे भी क्या किया जाने लगा, उनके लिए अलग अलग रूल्स, रेगुलेशन, नॉर्म्स को बनाए जाने लगे ताकि वो भी क्या करें, उन्हें भी उनके सेल्फ डेवलपमेंट का अपॉर्चुनिटी मिलता रहे। द राइट्स टू have an equal share in the property of the father and husband. Okay, यानी एक और अपॉर्चुनिटी उन्हें दे दी गई जहां पर वो क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्टी में, चाहे वो फादर की प्रॉपर्टी हो या फिर उनके हस्बैंड की प्रॉपर्टी हो, वो क्या कर सकते हैं, इक्वल शेयरिंग रख सकते हैं। दाउरी प्रोविजन है, दाउरी यानी क्या होता है, दहेज। दहेज प्रथा को टोटली खत्म कर दिया गया। अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट भी अगर उनको होता है, कोई छेड़खानी होती है, उसके खिलाफ भी वो आवाज उठा सकते हैं, इसे भी प्रोहिबिट किया गया है। और उसके साथ में डोमेस्टिक वायलेंस अगर उनके साथ होता है, डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू हिंसा होती है अगर उनके साथ में, तो उसे भी क्या किया गया है, प्रोहिबिट कर दिया गया है। प्रोहिबिशन यानी रिस्ट्रिक्टेड है, स्टॉप है, नहीं किया जा सकता। ओके, सम इंपॉर्टेंट प्रोविजंस were created a favorable environment. Okay, उनको जहां पे भी वो रहती हैं, जहां पर भी वो काम करती हैं या फिर अपने घर में भी रहती हैं, ओके, कैसा एनवायरनमेंट होना चाहिए, फेवरेबल एनवायरनमेंट होना चाहिए जिस एनवायरनमेंट में वो प्रॉपरली सर्वाइव कर सके। ओके, और ये सब क्यों किया जाने लगा, ताकि वुमेन्स को भी क्या फील हो, फ्रीडम फील हो, वो भी सिक्योर रहें। और कोई अगर सिक्योर है तो बाय डिफॉल्ट वो डेवलपमेंट के बारे में सोचेगा, कोई सेफ है तो वो प्रोग्रेस के बारे में सोचेगा। आर यू गेटिंग? फर्दर व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट इन आवर कंट्री फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। अगर मैं बहुत पहले की बात करूं तो हमारे देश में वुमेन हैव इन एडवोकेट रिप्रेजेंटेशन इन द पॉलिटिक्स। ओके, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, पॉलिटिक्स या फिर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में भी वुमेन ने बहुत अच्छा खासा पार्टिसिपेशन दिखाया है। मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव मेड एफर्ट टू इंक्रीज रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। और यहाँ तक कि कुछ कुछ कंट्रीज ऐसी भी हैं जो वुमेन को इतना इंपॉर्टेंट देते हैं कि उन्होंने क्या किया, उनके लिए इस तरीके से प्रोविजंस बना दिया ताकि वुमेन्स क्या करने लगे, वहां पर भी इंक्रीज होने लग गए इन द टर्म ऑफ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। फॉर द प्रोस्पेक्टिव चेंजेस हैज टेकन प्लेस इन इंडिया। और वर्ल्ड में तो ये हो रहा था, वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज में हो रहा था, उन चीजों को देखकर इंडिया ने भी क्या किया, ऐसा डेवलपमेंट करना शुरू कर दिया। The 73rd and
74th अमेंडमेंट, 73rd और 74th अमेंडमेंट यानी चेंजेस में रिजर्वेशन किया गया है 33% सीट्स फॉर वुमेन। कहां पे? इन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, यानी जो लोकल लेवल की गवर्नमेंट होती है वहां पे 33% सीट किसके लिए रिजर्व किया गया? इसके लिए। वेल दिस परसेंटेज हैव बीन रेज्ड टू 50%। ओके, आगे जाकर इसे 50% पर कर दिया गया अलग अलग स्टेटस में। कहां पे? इन द महाराष्ट्र के कुछ स्टेट्स में इसे क्या किया गया? इंक्रीज कर दिया गया 33% से 50% तक। A national commission for women have been established. Similar commissions also exist at the state level. Even जो उन सब के लिए अलग अलग कमीशंस को एस्टैब्लिश किया गया, यानी वुमेन कमीशन एस्टैब्लिश कर दिया गया जहां पे वो क्या कर सके? स्टेट लेवल पे अपना पार्टिसिपेशन कर सके। आर यू गेटिंग? द एक्ट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन द डायरेक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। जब डेमोक्रेसी बन रही थी तो वुमेन्स को प्रोटेक्शन के लिए, स्पेशली डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू हिंसा के लिए बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन दिया गया। इस एक्ट ने उसको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया। Are you getting? This act underlined the need to protect the dignity and self-esteem of women. Women का dignity और उनका self-esteem कैसा रहे? Protected रहे. Okay? और उन्होंने इस एक्ट को रिजेक्ट कर दिया इन द टर्म ऑफ ट्रेडिशनल फॉर्म। ट्रेडिशनल फॉर्म से एकदम रिजेक्ट कर दिया। कहा ट्रेडिशन बाद में, सबसे पहले वुमेन्स की सेफ्टी और प्रोटेक्शन प्रायोरिटी पे होनी चाहिए। उनको कोई भी डोमिनेशन नहीं होना चाहिए, अथॉरिटिज्म नहीं होना चाहिए। ओके, और उसके साथ में एक्सपेंडेड देयर स्कोप, और जो भी उनका स्कोप है उसको क्या कर दिया गया? एक्सपांड कर दिया गया ताकि वो भी चीजों में पार्टिसिपेट कर सके। और इंडियन डेमोक्रेसी टू मेक इट इंक्लूसिव इन ट्रू सेंस, और हमारे इंडियन डेमोक्रेसी ने क्या किया? इसको ट्रूली करके दिखाया, और आज वुमेन का स्टेटस वैसा ही है। आर यू गेटिंग? इन द कमिंग वीडियो, कमिंग लेक्चर विल सी द रोल ऑफ जुडिशरी। तब तक के लिए इस वाले पार्ट में लॉ रिलेटिंग टू वुमेन वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके ऊपर कोई डिफरेंट 9 पॉइंट्स आपको बनाने हैं और एज अ होमवर्क आपको ग्रुप में प्रेजेंट करने हैं। आर यू गेटिंग? तब तक के लिए घर पे रहिए, सेफ रहिए, स्टडी करते रहिए, हंसते रहिए, देखते रहिए और मुस्कुराते रहिए।